नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, जय हिंद साथियों। आज का जो क्लास है ये भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर पर आधारित है। ये क्लास शुरू करने से पहले एक बात याद आ गया, जरा हम कहना चाहेंगे। हमारे बुजुर्ग लोग कह के गए हैं कि नौकरी करो सरकारी, चाहे बेचो तरकारी। दो ही चीज़ें आज के दौर में मुनाफे में चल रही है। एक वो लोग जो या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या तो फिर तरकारी बेच रहे हैं। तरकारी बेच रहे हैं इसका मतलब कुल मिलाकर के जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो तरकारी बेच रहा है चाहे वो फल सब्जी बेच रहा है। क्योंकि जैसे कि जान रहे हैं, दुख की बात है, ये होना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चपेट में है, पूरी दुनिया घाटे में चल रही है। हर सेक्टर को, जिस सेक्टर को आप उठा के देखिए वही कमज़ोर सा फील होगा। मतलब इतना वो जर्जर हो गया है कि किसी भी सेक्टर को उठाइए ऐसा लगता है कि हाथ में नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा, और गिर ही गया है। हर चीज़ जो है सो गिर गया है। आए दिन खबरों में सुन रहे हैं फलाने देश में इतनी चीज़ें हो रही है, फलाने देश में इतना केस है। और हमारे देश में भी अनफॉर्चुनेटली आज का जो डेट है, आज की तारीख की बात करें 27 मई, 1.5 लाख के शायद पार जा चुका है केसेस। और पूरी दुनिया में रिसेशन का जो संकट मंडरा रहा है, और सबसे पहला देश पूरी तरह से रिसेशन में जाने वाला देश जापान है। ठीक है, हम चर्चा करेंगे, एक वीडियो लाएंगे जो रिसेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर के जो प्रगति है किसी भी देश का, जो वो बढ़ने के बजाय वो घट रहा है। तो वो दुनिया का पहला देश है जो रिसेशन का शिकार हुआ है, वो है जापान। जापान क्यों है? शायद इसलिए है, शायद नहीं, कंफर्म इसलिए है क्योंकि जापान का अपना कुछ नहीं है। आप तो समझिएगा, आप इतना हिसाब लगा लीजिए कि हमारे देश में जितना क्रिकेट स्टेडियम है ना, जितना ज़मीन है, मात्र उतना ही ज़मीन जापान में कृषि योग्य है। खेती बाड़ी के लिए ज़मीन वहाँ पे कम है। और नेचुरल जो डिजास्टर है, नेचुरल हैज़ार्ड है, जापान में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, है ना। लगभग हर चीज़ें, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो फ्लड वगैरह हो, एक चीज़ है वहाँ की जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ जापान इज़ दैट द पीपल ऑफ जापान इज़ वेरी 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 लेबोरियस। वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, इसलिए कुछ भी चीज़ें होता है वो बहुत फास्ट से, मतलब बहुत तेज़ गति से उसको रिकवर कर लेता है। और एक बात और है, जैसे कि आप लोग ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए मेरा चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं या फिर जुड़ेंगे, वो एक जो होता है ना शिक्षा की पद्धति को हम एक थ्योरी से बदल कर प्रैक्टिकल की ले जाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास है कि कोई भी क्लास शुरू होने से पहले उससे संबंधित थोड़ा सा चर्चाएं करेंगे। उसका हमारा जो ज़िंदगी पर जो मेन इफ़ेक्ट क्या है और मेन इफ़ेक्ट होना भी क्या चाहिए, उस पर डिस्कस करेंगे। जापान के लोग इसलिए सबसे ज़्यादा दिनों तक जीते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा जापान का शायद इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग मेहनती हैं। और जो मेहनती हैं
वो उसका जो मेहनत है, मतलब जो लेबर करता है, उससे उसका जो बॉडी का जो फिजिक है, बॉडी का जो फिजिकल वर्क है, बॉडी, बायोलॉजी में जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि देखिए, शास्त्र कुछ और कहता है डेथ और बर्थ का, और बायोलॉजी कुछ और कहता है डेथ और बॉर्न का, यानी कि जन्म और मृत्यु का। बायोलॉजी कहता है कि जब हमारा सेल का जो डिवीजन है, सेल का जो फॉर्मेशन है, जब वो धीरे धीरे ख़त्म, मतलब बंद होने लगते हैं धीरे धीरे, एक स्लोली 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 सेल का जो डिवीजन है, सेल का जो फॉर्मेशन है, वो जब कम होते 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 एक समय ऐसा आता है कि न्यू सेल का फॉर्मेशन, न्यू सेल का डिवीजन ही पूरी तरह से रुक जाता है, और हमारी धड़कनें, हमारी आँखें, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है, किडनी है, मतलब कुल मिलाकर के हजारों लाखों सिस्टम हमारे बॉडी में है, वो बंद हो जाता है, बस। दैट इज कॉल्ड डेथ इन बायोलॉजी। बट शास्त्र कुछ और कहता है कि ये आत्मा आई, ये परमात्मा से मिल गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए, इसकी कृपा से जन्म हो गई, उसकी बद्दुआ से मृत्यु हो गई। ठीक है, शास्त्र और साइंस मैं दोनों को चर्चा करूँगा। बहुत हद तक वो कहीं न कहीं मैच खा जाता है ना। शास्त्र और जो हमारा साइंस है, उस पर अभी बहुत सारे शोध चल रही है, और मैं देखिए उस पर जो हम बातें करूँगा, वो जो शोध किया हुआ वहाँ से बिल्कुल नहीं रहेगा। इस पे जो हम बात करेंगे वो बिल्कुल मेरा रहेगा, मतलब मैं क्या सोचता हूँ वो बातें आप तक पहुँचता हूँ, क्योंकि ये जो गॉड है, ये जो धर्म है, ये जो आत्मा परमात्मा है, वो एक नहीं है। जितने लोग हैं उसके अनुसार अलग अलग है, और वो चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। बातें आज की क्या हुई थी कि बुजुर्ग लोग कह दिए, या तो कर सरकारी, या तो कर नौकरी सरकारी, चाहे बेच तरकारी, यही दो बात। आज हम चर्चा करेंगे तरकारी, यानी कि खेती बाड़ी, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। नया चैनल वही, नाम नया, जनता जीएस एकेडमी, जनता जीएस एकेडमी। हर तबके के लोग जुड़ेंगे। जनता मतलब क्या, एक छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग, हर तबके के लोग, आई होप मुझसे लोग जुड़ेंगे, और जुड़ने का काम आप लोगों को करना है। ये एक मुहिम है जो हमने एक सोचा था, ठीक है, क्योंकि जनता से जुड़े हैं। तो आज के दौर में जो सोशल साइट है वो सबसे बड़ा जरिया है, तो इसलिए हमने सोशल साइट से शुरुआत किया है, जनता जीएस एकेडमी। यहाँ पर हर चीज़ें लेकर हम आएंगे, करेंट अफेयर, जीके जीएस और न्यूज़ एनालिसिस, ये भी हम लेकर आने वाले हैं, और एक बेहतरीन लेवल का होगा, एक उम्दा तरीके से होगा। करेंट अफेयर, जीएस, जीके जीएस, ये तो ठीक है, लेकिन न्यूज़ एनालिसिस जो है, जो हजारों लाखों बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, वो नहीं देख करके आप मेरा क्यों देखेंगे, ये रात को आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए आप ये देखेंगे क्योंकि बातें तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का, आप तक पहुँचाने का अंदाज मेरा रहेगा, ठीक है। आई होप वो अंदाज आप लोग को अच्छा लगेगा और आप देखेंगे। चलिए आज का टॉपिक को डिस्कस करते हैं। भारतीय इकोनॉमिक में जो भारतीय कृषि है उसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। एक इतिहास से लेकर के आज तक बहुत बड़ा योगदान है भारतीय कृषि का भारतीय जीडीपी पर, लेकिन आज जो है सो सरकार इस ओर ध्यान बहुत कम दे रही है। जायज है, वर्तमान सरकार ने, मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो बजट लाया है, ये सब कुछ जो बोले कि हर सेक्टर चरमरा गया था,
उस सेक्टर को ठीक करने के लिए, उस सेक्टर में थोड़ा सा जान फूंकने के लिए इतनी बड़ी बजट, इतनी बड़ी रकम 20 लाख करोड़, इसको आप ट्रिलियन में चेंज। अच्छा, आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा 20 लाख करोड़ कितना ट्रिलियन होता है। व्हाट इज़ द वैल्यू इन ट्रिलियन ऑफ 20 लाख करोड़, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो भारतीय कृषि है उसका जीडीपी पर बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पे कुछ बातें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जब भी मैं क्लास लेने आता हूँ या फिर इन फ्यूचर में जब भी आऊँगा, कुछ बातें यहाँ पे लिखा रहेगा। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं आपका टाइम लैप्स नहीं करना चाहता हूँ, आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखने में हमको टाइम लगेगा, बातें वही है, सब कुछ रखा हुआ है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते जाता हूँ। और जैसे कि मैं अभी साइड में हूँ, सब कुछ क्लियर है, आप इसका एक 360 या फिर 480 या फिर जो आपको कहते हैं जो सबसे ज़्यादा क्लियर लगे, वहाँ पे वीडियो क्वालिटी ला करके इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो है सो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। भारतीय इकोनॉमिक्स में भारतीय कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। स्वतंत्रता के उपरांत कृषि का योगदान जीडीपी में कम होता जा रहा है। ठीक है, ये जो कम होता जा रहा है, इसका क्या मेरे इकोनॉमिक पे अच्छा प्रभाव है या इकोनॉमिक पे बुरा प्रभाव है? ठीक है, चर्चा करेंगे इसमें। देखो, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कि जानते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी, यानी इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसका योगदान जो है सो जैसे जैसे कम होता है और बढ़ता है, किसी भी देश का इकोनॉमी वो फ्लैक्चुएट करता है। ठीक है, जैसे कि जानते हैं आज के दौर में जितना भी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम और टर्सरी यानी कि तृतीय सेक्टर का, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं, उसका योगदान ज़्यादा हो रहा है। मतलब कहीं न कहीं डेवलपमेंट के लिए जो सर्विस सेक्टर है उसका योगदान होना जरूरी है, ज़्यादा है। लेकिन कहीं न कहीं हर सेक्टर का जो बेस है, जहाँ पे टिकी हुई है, वो प्राइमरी सेक्टर है, और प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत ही एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, बात करेंगे, कुछ आंकड़े हैं 1950-51 में भारतीय जीडीपी में भारतीय एग्रीकल्चर का, भारतीय खेतीबाड़ी का 55% योगदान था, जो वहीं 2013-14 में वो गिर करके 14% हो गया। 2018-19 के आंकड़े देखते हैं तो 14 से गिर करके 12 से नीचे भी हो चुका है, 12 भी नहीं है, 12 से नीचे है। और करेंट आंकड़े जो है सो वो देखते हैं क्या आता है। मतलब ये देखिए, जो कृषि का जो भारत जीडीपी में है उसका योगदान देखिए बहुत ही मतलब तेज गति से वो नीचे गिरता जा रहा है। बात करते हैं कि भारत की सरकार भारतीय कृषि पर कितना परसेंट खर्च करती है, तो कृषि पर मात्र जीडीपी का 0.3% खर्च करती है, यानी कि 1% भी मोटा मोटी नहीं। वहीं डेवलप्ड कंट्री अमेरिका जैसे अपनी खेती बाड़ी पे, अपने एग्रीकल्चर पे 4% से ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं। रोजगार की दृष्टि से देखेंगे तो अभी भी भारत में लगभग 49% इसलिए क्योंकि 48.9%, लगभग 50% मोटा मोटी लेकर के आप चलिए, मतलब आधी जनसंख्या जो है सिर्फ कृषि पर कहते हैं रोजगार वो पा रहा है। ये प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष भी है और कुछ परोक्ष भी है, चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ भारत की जो उद्योग है जो कि सेकेंडरी में आते हैं, उस सेकेंडरी को चलाने के लिए प्राइमरी का यानी कि भारतीय कृषि का यानी कि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है। कौन कौन से है वो सेक्टर? सूती उद्योग यानी कि कपड़ा उद्योग,
पटसन उद्योग, यानी कि जितना ये देखते हैं हम लोग दरी, चटाई, ये कालीन वगैरह, बहुत कुछ जो ब्लाइंड्स वगैरह खिड़कियों में आजकल लगाए जाते हैं, ढेर सारे जो होम डिजाइनर है, बहुत सारी चीज़ें कृषि से उसका कच्चा माल प्राप्त होता है। चीनी उद्योग पूरी तरह से वनस्पति का जो तेल वगैरह है, डालडा वगैरह है, वो सब का कच्चा माल जो है सो कृषि यानी खेती बाड़ी से ही प्राप्त होता है। और इस उद्योग में जो काम करने वाले हैं बड़े बड़े बाबू लोग, जो अफसर लोग हैं, जो सर्विस देते हैं, वो यहाँ पे काम करते हैं। तो आप ज़रा सोचिएगा, ज़रा एनालिसिस करिएगा, अगर यही नहीं, खेती बाड़ी ही नहीं, तो काहे का सेकेंडरी और काहे का टर्सरी और काहे का ये बड़े बड़े बाबू साहब सब बड़े बड़े टाई बैच बेल्ट लगा करके एसी रूम में बैठ करके वो चला रहे हैं कंप्यूटर, वो भेज रहे हैं दुनिया धरती, ये हो गया वो हो गया। तो कहीं न कहीं हर चीज़ का जो बेस है वो खेती बाड़ी है, मजदूर है, कुल मिला करके मजदूर हमारे ही देश का ही नहीं, हर किसी देश का। एक बातें आपको बता देता हूँ, भारत में जो उच्च क्वालिटी का चावल उत्पादन होता है बासमती का, उसका भारत सरकार एक्सपोर्ट करती है डेवलप्ड कंट्री में, अमेरिका, कनाडा, बहुत यहाँ से जो भारत से बढ़िया उच्च क्वालिटी का चाय, कॉफ़ी सब कुछ एक्सपोर्ट होता है। चर्चा करेंगे कुछ भारत की जो नीति है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, लेकिन चर्चाएं आज यहाँ पर है कि जो सेकेंडरी जो चीज लोग करते हैं बड़े बड़े बाबू लोग, उसका कहीं न कहीं आधार है मजदूर। अभी देखिए मजदूर स्पेशल ट्रेन चला रही है सरकार, मजदूर स्पेशल ट्रेन चला रही है। कभी मतलब क्या बोलते हैं, कभी नहीं बोला कि सुपरवाइजर स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं जी। तो कभी सरकार ये नहीं कह रही है कि जो क्या बोलते हैं जो सुपरवाइजर, इसलिए मैंने कह दिया क्योंकि जितना भी दिल्ली से, बम्बे से, कलकत्ता से काम करके आते हैं ना, कोई नहीं कहता है कि हम मजदूरी कर रहे हैं। कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं देखा, लेकिन जब वो आता था इसके पहले तो 4 दिन तो उसके लुंगी और गंजी में तो नील इतना पड़ता था, मतलब लुंगी गंजी और जो गमछा होता था वो तो मतलब उसका रंग फीका ही नहीं पड़ता था। उसको पूछो भाई क्या करते हो, अरे फलाने कंपनी में सुपरवाइजर है। आज तो कहीं सुपरवाइजर के लिए ट्रेन नहीं चल रही है, जबकि सब सुपरवाइजर ही थे। आज ट्रेन क्या चल रहा है जी, मजदूर स्पेशल। सब के सब वहां जाकर के मजदूर हैं। मैं इस चीज को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं इस चीज को प्राउड फील कर रहा हूं, क्योंकि हमारे देश का, नॉट ओनली माई कंट्री, इवन ऑल अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड ऑन द मजदूर, लेबर ही किसी भी देश का जो बीम है, उसका बीम नहीं क्या कहते हैं, बेस है जिसपे हम लोग बीम खड़ा करते हैं। हाँ, तो ये जो तीसरा जो है सेक्टर, उस चीज को जो नौकरी चाकरी दुनिया धरती जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, खेती बाड़ी मजदूर दे रहा है जी, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये 2 प्रकार की होती है, एक खाद्यान्न और एक अखाद्यान्न। खाद्यान्न का देखिए नाम से ही क्लियर है, खाद्य मतलब ऐसा अन्न जिसको कि हम लोग खेती बाड़ी करके डायरेक्ट उसको हम लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, मकई, ये सब चीज़ें। अखाद्यान्न खेती तो जरूर करते हैं लेकिन इसको हम लोग खाते नहीं हैं, इसको हम लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से खेती करते हैं, जैसे जूट हो गया, पटसन हो गया और तंबाकू वगैरह हो गया। ठीक है, ये 2 प्रकार के हैं। और मौसम पर आधारित 3 प्रकार के, मुख्य 3 प्रकार की खेती होती है मौसम के आधारित पर। ठीक है,
और ये जो कंजप्शन में आधारित है दो प्रकार का है, खाद्यान्न और अखाद्यान्न। मौसम आधारित तीन प्रकार की खेती है, एक है खरीफ, रबी और जायद, इसे ही गर्मा फसल कहते हैं। हिंदी इंग्लिश बराबर है, रबी खरीफ एंड जायद गर्मा फसल। एंड एक चौथा है ये व्यापारिक फसलें, जिसमें नकदी फसलें करते हैं। ठीक है, चर्चा करते हैं खरीफ। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सब जो आंकड़े हैं ये सब पूछे जाते हैं, कितना परसेंट आज़ादी के समय था, धीरे धीरे ये गिरता गया है, ये सब किसी भी पर्टिकुलर ईयर का पूछा जा सकता है। करंट अफेयर से जोड़ करके उस साल में होने वाली एग्जाम, जिस साल में एग्जाम हो रहा है उस साल का पूछेगा। वर्तमान जीडीपी में भारतीय कृषि का कितना परसेंट योगदान है और इस तरह से कितने परसेंट सरकार खर्च करती है, कितना परसेंट रोजगार मिलता है, सब चीज़ें याद रखना है। यहाँ जो मेन चीज़ें हैं, मौसम आधारित जो फसलें हैं वो तीन प्रकार का है। तीन प्रकार के कौन है? खरीफ है, रबी है और जायद है। नाम जरा देखिएगा, खरीफ गरीब, खरीफ गरीब। खरीफ वैसे फसलें हैं जो यही मजदूर उगाते उपजाते तो सब कुछ हैं, लेकिन बेचारा वो उतना खुद खाते नहीं, खा नहीं पाते हैं, मजबूरी है, बेचता है, और भी बहुत सारे रीजन है। तो खरीफ देखिए सुनने में थोड़ा गरीब सा लग रहा है, तो गरीब लोग क्या खाएगा जी? वही चावल, मकई, ज्वार, फलना ढिमका, थोड़ा बहुत कभी पूजा पाठ हुआ तो गुड़ वुड़ लाया और पुआ पकवान बनाया। तो खरीफ फसल के अंतर्गत धान आएगा। देखिए मेरा रिलेट करने का मतलब ये है कि खरीफ गरीब सुनने में एक जैसा लग रहा है ना। तो गरीब वही माड़ भात, गरीब क्या खाएंगे जी? माड़ भात यानी कि धान खरीफ के अंतर्गत आ गया। अब देखिए एक ही चीज़ याद रखना है, खरीफ कौन है? धान है। अब धान के समय जितना भी फसल बोई जाती है वो सारे के सारे खरीफ होंगे। इसका जो वक्त है, इसका जो टाइम है, याद रखिएगा, जुलाई से अक्टूबर। जुलाई में इसको बुआई होगी और अक्टूबर के आसपास इसकी हार्वेस्टिंग होगी, यानी कि कटाई होगी। तो धान के साथ साथ धान के मौसम में ही मकई होता है, ज्वार भी होता है, गन्ना वगैरह उसी समय होता है। दूसरा जो है रबी। रबी देखिए, रबी नॉट रवि, रबी रबा मतलब होता है सूखा। ठीक है, ये देखिएगा, जैसे ही खरीफ कटेगा और लोग रबी लगाएगा और सूखा के मौसम यानी कि अप्रैल में जो गर्मी होता है उसमें उसको हार्वेस्टिंग करता है। गेहूं इसका एग्जाम्पल है, गेहूं, क्योंकि देखिए सूखा ही क्षेत्र में जितना लोग किसान हैं, जितना लोग खास करके जो गरीब हैं, वो सब तो पूरी तरह से जानते हैं कि जो खेती बाड़ी कैसे करी जाती है। धान हमेशा गीला चाहिए, धान को ज़्यादा पानी चाहिए, गेहूं को कम पानी चाहिए। जब गेहूं के समय में ही गेहूं के साथ साथ हम लोग गेहूं के खेत में ही जौ छिड़ देते हैं, उसी में सरसों छिड़क देते हैं, उसी में चना भी चलता है। ठीक है, मतलब ये सब हो गया रबी फसल। जायद फसल को गर्मा फसल भी कहते हैं। गर्मा, जब गर्मी लगता है तो हम लोग क्या खाते हैं जी? खीरा, ककड़ी, तरबूज, है ना, आम वगैरह भी इसी के अंतर्गत आता है। मतलब जायद फसल ये यही दोनों के बीच का फसल है, जो मार्च से जून में इसकी उपज होती है। उसी 1-1.5-2 महीने में जैसे उसको काट करके बेची जाती है। तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, सब्जी जितना भी हो गया, मूंग इसी के अंतर्गत आ गया। व्यापारिक फसल जो नकदी फसल कहते हैं। नकदी फसल वो फसल है जिसको कि किसान भाई लोग खासकर अर्निंग के लिए खेती करते हैं। तंबाकू खेती तो करते हैं बहुत, लेकिन खाते नहीं है, खाते भी होंगे डोंट, लेकिन वो खाने का चीजें है नहीं। ठीक है, नकदी फसल उसको तंबाकू। कोई भी किसान खेती करता होगा तंबाकू का, तो वो कभी नहीं चाहता होगा कि उसका बेटा, उसका बेटी, उसका परिवार तंबाकू खाए। कोई भी किसान अफीम का खेती करता होगा, कोई नहीं चाहता हो कि मेरा परिवार अफीम का सेवन करे, इसलिए वो खेती करता है ताकि वो बेच सके। ठीक है, तो व्यापारिक फसल कौन कौन है जी? गन्ना भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, गन्ना को हमने यहाँ पर खरीफ के अंदर भी रखा है और व्यापारिक फसलों के अंतर्गत भी रखा है। कुछ फसलें हैं जो दोनों के अंतर्गत आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। बात करते हैं व्यापारिक फसलों के अंतर्गत, गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफी वगैरह वगैरह, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक।
छोटा सा टॉपिक इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। आप लोग इसको पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। आप लोगों की गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। शेयर जरूर से जरूर करना है, क्योंकि चैनल आज ही, इस चैनल का नामकरण हुआ है, चैनल आज ही है। इस चैनल का नाम है, हाँ ये देखिएगा नीचे चैनल का नाम आ रहा है, इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज यहीं पे सेशन को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सेशन धमाकेदार लगा होगा। ज़रूर शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।